नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक कहानी लेकर अनुकृति प्रकाशन के कलम बोलती है कार्यक्रम के अंतर्गत। शीर्षक है विकलांग शांति। बाबू दीनदयाल की सारी आशाओं पर इस तरह पानी फिर जाएगा, ये किसने सोचा था। उन्होंने तो लगभग सब कुछ तय भी कर लिया था। आज से 5वें रोज ही तो वे लोग आकर सगाई की रस्म अदा करने वाले थे। भला अब क्या जवाब देंगे उन्हें। अच्छी जगहंसाई हुई इस बुढ़ापे में। हर तरह से सोच समझ कर ही तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और फिर इसके अलावा अन्य कोई चारा भी तो नहीं था कि उसके लिए कोई दोबारा से जुगाड़ बिठाया जाए। आखिर युवा बेटी को कब तक घर पर बिठाए रखते। अचानक जोर की खांसी से उनका सांस उठने लगा और वे देर तक सीने को दबाए हुए खांसते रहे। सब लोगों ने कितना समझाया था उसे, पर सब कुछ बेकार। उसके दो टुक फैसले को सुनकर सब अवाक रह गए थे। सबको भौचक्का सा छोड़कर उसने अटेची पकड़ी और मनहर से बोली, चलो मनहर, चलो मन्ना, कहीं हमें देर ना हो जाए। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, वह तेजी से बाहर निकल गई। रेल के साथ साथ शांति के दिमाग में विचारों का पहिया भी घूमने लगा। बीता हुआ समय साकार होकर साथ चलने लगा। उसका देवर मनहर अनमना सा बैठा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। आज से 4 साल पहले मनहर के मझले भाई के साथ शांति का ब्याह हुआ था। गाजे बाजे के साथ विदा की गई थी। वह दाम दहेज जितना बन पड़ा उसके बाबूजी ने दिया था, फिर भी शायद अपेक्षा से ये बहुत कम था। ससुराल में पहले ही दिन उसे ये एहसास हो गया था कि दम घोंटू सा ये घर शायद ही उसे खुशियां दे पाए। मुंह दिखाई की रस्म के वक्त एक रानी महारानी जैसी दर्प वाली महिला ने उसका घूंघट उठाकर अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यहाँ की मालकिन। समझी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ये सुनकर वह थोड़ा सा घबरा गई। फिर भी जिठानी का आशीर्वाद लेने के लिए उसने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन उसके मुंह से आशीर्वाद के शब्द सुनने के स्थान पर उसे उसके पति के शब्द सुनाई दिए। उसने कहा था, ओ भाभी, तुमने तो मुझे कंगालों का जवाई बना दिया। धन दहेज तो नहीं सो नहीं, इस काली कलूटी को और मेरे गले बांध दिया। ये सुनकर उसके पांव तले की धरती खिसकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, जैसे किसी अंधेरी गुहा में आ गई हो। प्रथम रात उसने आंखों में ये जागते हुए गुजारी कि उसका तन मन प्रतीक्षारत रहा। पति उसके कमरे में ही नहीं आया, न जाने कहाँ गायब रहा। भोर होते ही उसने दुल्हन का सुर्ख लिबास उतारकर हल्की सी एक साड़ी बांध ली और घरेलू कार्यों में इस तरह से व्यस्त हो गई जैसे हमेशा से वो यही कार्य करती रही हो। सारे काम सल्टाकर जब वह नहा करके निकली तो उसके पांव स्थिर हो गए। सामने उसका पति ब्रश कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही बिफर गया। बोला, छी छी, सवेरे सवेरे कालका के दर्शन हो गए, न जाने कैसे निकलेगा ये दिन। इतना सुनना था कि वह भागती हुई अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिर पड़ी। सामने बड़ा सा दर्पण था। उस दर्पण में खुद को सिसकती हुई देखती रही। सिसकती हुई शांति की आंखें अपने ही प्रतिबिंब से बार बार टकरा रही थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुतवा नाक, लरसते होंठ और गठीला गात। भला क्या कमी है उसमें? हाँ, रंग जरूर सांवला है। तो क्या सांवली होना ही उसका अपराध है? सुबकती हुई शांति को विचार आया। शांति का जेठ शहर के कमाऊ डॉक्टरों में से एक था। दिन रात उसे अपने धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मनहर 8वीं क्लास का छात्र था।
और उसका बीए पास पति कौन सा कार्य करता था, किसमें व्यस्त रहता था, उसे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। शादी के 20 दिन बीत जाने पर भी पतिदेव ने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। ये शादी है या कैद, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी इसे भाग्य का लेखा मानकर किसी तरह दिन निकालती रही वह, उपेक्षित और प्रताड़ित सी। यदि मिश्रानी ने उसकी आंखें नहीं खोली होती तो वह न जाने कितने समय तक यूं ही प्रताड़ित और अपमानित होती रहती, उसे ख्याल आया। एक दिन मिश्रानी ने अनजाने ही उसके मर्म को छू दिया था। बोली, बहू, जा घर में तोहार जरूरत ना आए, तोए तो बलि का बकरा बनाए गयो है। बलि का बकरा? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा, शांति ने दबी जुबान से पूछा। अरे बहू, जामे समझने की क्या बात है। अरे भाई, डॉक्टर ठहरो महालालची, वाए पैसा कमाइए के अलावा और काऊ से का मतलब। जा घर के तो देवर भोजाई ही मालिक मालकन बन बैठे हैं, और फिर भोजाई के रहते छोटे बाबुन को औरत की दरकार ही का थी। हाँ, मालताल जव और नकदी बटोरन के चक्कर में जे ब्याह रचाए बैठे। तोहार ब्याह से इनकी मन चीती तो भई ना, अब तोए सतावेंगे तो और नहीं क्या करेंगे, और का। ये सुनकर शांति बड़ी अशांत हो गई। देर तक घुटनों में मुंह छिपाए कितना कुछ शुभ अशुभ सोचती रही वह। उस दिन उसने खाना तो क्या, हलक में एक बूंद पानी का भी नहीं उतारा। जब से शांति पीहर आई है, उसने एक अजीब खामोशी ओढ़ रखी है, मानो उसके होठों पर ताला पड़ा हो। किसी के कुछ समझ ही नहीं आया। बाबू दीनदयाल की तो नींद हराम हो गई। चुप्पी का रहस्य इतना खींचा कि 4 साल बीत गए। इस बीच बाबू दीनदयाल ने दामाद को पत्र लिखा। जवाब जल्दी ही आ गया, मगर पत्र पढ़कर उनके हाथ के तोते उड़ गए। दामाद ने लिखा था, मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने एक बेसऊर और गंवार बदसूरत लड़की को मेरे गले बांध दिया। फिर भी मैं उसे इस शर्त पर अपना सकता हूँ कि आप 50,000 नगद और एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था करें। अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते तो अपनी काली कलूटी लड़की को अपने ही घर में बिठा के रखें। पत्र पढ़कर उनका चेहरा स्याह पड़ गया। पहले ही वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही दान दहेज में दे चुके थे और इस कारण जने जने के कर्जदार बन गए, और अब ये नई आफत। जब समझौते के सारे प्रयास विफल हो गए और कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। आखिर थक हार कर उन्होंने नए सिरे से अखबारी विज्ञापनों का सहारा लिया। उनकी इच्छा अनुसार बात बन भी गई थी, पर सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। आज सुबह जब मनहर को आया देखा तो सभी को आश्चर्य हुआ, शांति को भी और उसके बाबूजी को भी। उसने शांति को बताया, भाभी, 1 महीना हो गया है। सुदर्शन भैया ने कार दुर्घटना में अपनी दोनों टांगें खो दी। बड़े भैया और भाभी अजमेर चले गए हैं, उनका तबादला हो गया है। अपाहिज भाई को भला अकेले में कहाँ तक संभालूं भाभी। और फिर भैया ने ही तो आपने मुझे आपके पास भेजा है मुझे लिवा लाने के लिए। ये सुनकर शांति की आंखें पथरा गई। बदहवास सी सोचती रही, लेकिन बाबू दीनदयाल को मनहर का आना अच्छा नहीं लगा, और ना ही दामाद के दुर्घटनाग्रस्त होने की सुनकर उनके मन में कोई संवेदना या सहानुभूति हुई। उल्टे वो बेहद गुस्सा हो गए। अब उस कमीने को मेरी बेटी याद आई है। नहीं जाएगी शांति, अब उस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों ने तो बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अब क्या लेने आए हो। ये कहकर वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। रिश्ते इतने जल्दी नहीं टूटते बाबूजी। आखिरकार वह मेरा पति है। मैं मन्ना के साथ जा रही हूँ। आप इस तरह से नाराज मत होइए। शांति ने बड़े शांत स्वर में बाबूजी को समझाया। अब गंतव्य करीब था,
पति का अपाहिज जिस्म और कातर आंखें मानो उसे जल्द से जल्द बुला रही हों। वह मन ही मन ईश्वर से दुआ करने लगी। रात दिन एक करके खूब सेवा करेगी, उसे लाचारी का एहसास भी नहीं होने देगी। आखिर एमए पास है वह, कोई भी नौकरी पकड़ लेगी। जब तक नौकरी नहीं मिले तो सिलाई बुनाई करके ही घर चला लेगी। इस समय अपने पति के प्रति रंज मात्र भी नफरत नहीं थी उसके मन में। अगर कुछ थी भी तो वह हमदर्दी में बदल गई थी। नई आशा के संचार से उसके चेहरे पर एक नई चमक उभर आई। भाभी, केतली इधर देना, प्यास लगी है। मन्ना के बोलने से पहले ही उसका विचार प्रवाह रुक गया। सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति अखबार पढ़ने में तल्लीन था। केतली उठाते हुए अनायास शांति की आंखें एक समाचार पर ठहर गई। लिखा था, विकलांग वर्ष के अवसर पर सरकार विकलांगों को अधिकाधिक नौकरियां देंगी। जीवन यापन के लिए हर संभव सहायता और सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये पढ़ते ही शांति के चेहरे की चमक और भी बढ़ गई थी। तो ये थी विकलांग शांति। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करवाइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।